हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सैलरी क्वेश्चन आंसर विद रिवीजन क्लास नंबर 9। इसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरा टॉपिक, जितना टॉपिक भी हमने शुरू किया था वो सारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हम उठाएं। चलिए, क्वेश्चन हमने कहाँ तक किया था? हमने 61 तक कर लिया था। 61 तक हमने कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 62। क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, देखिए। सबसे पहले देखिए, श्री बाला ये एम्प्लॉय हैं और फाइनेंस मैनेजर हैं। एम्प्लॉय हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, और इनको परक्विजिट्स की इन्होंने लिस्ट दी है जो हमें देखना है टैक्सेबल होगा या नहीं। सबसे पहले डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड एट रेसिडेंस ऑफ बाला, सैलरी डोमेस्टिक सर्वेंट की 1500 रुपये पर मंथ है, और इन्होंने खुद इंगेज किया है और रिम्बर्स कंपनी से करवा रहे हैं। वैसे अगर इन्होंने नहीं भी इंगेज किया होता तो भी, क्योंकि ये फाइनेंस मैनेजर हैं, तो ऑब्वियस है कि सैलरी अच्छी रही होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही अज्यूम करना है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही डिस्कस करना है, तो अदर इसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता, इन्होंने खुद इंगेज किया या कंपनी ने इंगेज किया, एक ही बात होगी। 1500 गुने में 12, आंसर कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 2 बच्चों को। स्कूल एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। देखिए, एजुकेशन फैसिलिटी में आप जानते होंगे कि अगर स्कूल एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा हो, या सीट बुक करके एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, बोथ केस में अगर फीस 1000 रुपये तक है पर मंथ पर चाइल्ड तो एग्जम्प्ट रहता है ये परक्विजिट्स, और अगर 1000 से ज़्यादा चला जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है। अगर 1000 से ज़्यादा चला जाता है तो कितना टैक्सेबल हो जाता है? देखिए, पूरा टैक्सेबल हो जाता है। वैसे तो 2 विचार हैं यहाँ पर, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा टैक्सेबल करना है। मैं फिर समझा देता हूँ। एजुकेशन फैसिलिटी 3 प्रकार से दी जा सकती है। एक, एम्प्लॉयर के खुद का स्कूल हो। दूसरा, एम्प्लॉयर ने स्कूल में सीट बुक करा रखा हो और एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा हो। और तीसरा, रिम्बर्स कर रहा हो, यानी एम्प्लॉय ने अपने बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ाया, फीस रिम्बर्स करवा लिया। तीसरे वाले में तो कोई एग्जम्पशन की गुंजाइश नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाता है। पहला और दूसरा जो है, वहां पर अगर फीस 1000 रुपये पर मंथ से ज्यादा नहीं है तो परक्विजिट्स की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर 1000 रुपये पर मंथ से ज्यादा है, जैसे 1200 रुपये है, तो टैक्सेबल कितना होगा? पूरे 1200 रुपये। और यहाँ कोई बच्चे की लिमिट नहीं होती कि 2 ही बच्चे तक होनी चाहिए, 2-3 बच्चे भी चलेंगे। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं और फीस है एक बच्चे के लिए 900 रुपये और एक का 1200 रुपये, तो 900 वाला तो मतलब नील टैक्सेबल होगा, वैल्यू 0 होगी। 1200 वाले की वैल्यू आप कर देंगे 14,400। 14,400 पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। एम्प्लॉयर ने मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड किया है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, और इन सब की कॉस्ट है 1,10,000। तो आप जानते हो कि 10% पर एनम यानी 11,000 रुपये वैल्यूएशन हो जाएगी। 11,000 रुपये, 10% है, 11,000 रुपये वैल्यूएशन हो जाएगी। गिफ्ट 10,000 रुपये का दिया गया है। गिफ्ट वाउचर 10,000 का दिया गया है। गिफ्ट वाउचर हो या कोई कोई चीज़ गिफ्ट की गई हो, मार्केट वैल्यू अगर 5,000 तक है तो एग्जम्पशन होती है। 5,000 से ज़्यादा अगर मार्केट वैल्यू है गिफ्ट वाउचर या किसी सामान का जो कि गिफ्ट किया गया हो एम्प्लॉयर से, तो टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पर 2 विचार हैं, ये 2 विचार ज़रूरी हैं। एज पर लॉ चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे, तो कानून की भाषा में लिखा है अगर 5,000 से कम है तो एग्जम्पशन रहेगी। अब अगर ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज पर लॉ। लेकिन सीबीडीटी के सर्कुलर के वजह से सिर्फ 5,000 के ऊपर का हिस्सा टैक्सेबल होगा। और सिंस सीबीडीटी की बात को एसएससी को भी मानना है, एसएससी भी मानता है, वैसे एसएससी के ऑप्शन पर होता है, बट एसएससी के फेवर में है, वो क्यों नहीं मानेगा? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को मानना होता है, इसलिए हम ये दूसरे व्यूज जरूर एग्जाम में लिखेंगे।
आप या तो सिर्फ दूसरा व्यू एग्जाम में लिखें या पहला और दूसरा दोनों लिखें, लेकिन सिर्फ पहला मत लिखें। पहला व्यू क्या था, 10,000 है वैल्यू जैसे, तो 5,000 से जो ऊपर चला गया तो पूरा टैक्सेबल है। एज पर पहला व्यू ले अगर हम फर्स्ट व्यू तो पूरा 10,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन मेरा कहना है एग्जाम में आप सेकंड व्यू लीजिएगा, 5,000 से ऊपर जितना है गिफ्ट वो टैक्सेबल है। 5,000 है, जी हाँ, 50,000 नहीं, 50,000 तो IFOS में होता है। सैलरी में एम्प्लॉयर जो गिफ्ट देता है वहां पर 5,000 तक की छूट है, तो आंसर होगा 5,000 टैक्सेबल। टेलीफोन दिया है, देखिए टेलीफोन के बारे में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर टेलीफोन अलावेंस है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, और अगर टेलीफोन की फैसिलिटी दी जाती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी सुविधा एम्प्लॉयर के ही लिए ज्यादा फायदेमंद है कि एम्प्लॉय से टच में रहेगा वो हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नील। अलावेंसेस के लिए तो कोई छूट नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन दिया गया है 6% पर एनम के हिसाब से, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6 लाख रुपए। श्री बाला पे कर रहे हैं 1,200 रुपए पर मंथ टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। देखिए ये लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो मैं आपको इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ। तरीका क्या है, लोन में आपको 12 महीना लिखना चाहिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। लोन में ये करिएगा, 12 महीने लिख दीजिएगा। देखिए सिंपल हो, जो आपको आपके कंट्रोल में है तब तो आप कर ही सकते हो, लेकिन जहां पर रीपेमेंट की बात आती है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको करना क्या होता है, 12 महीना लिखिए और हर महीने के अंतिम दिन का आउटस्टैंडिंग लिखिए। जैसे अप्रैल के शुरू में 6 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हर महीने के 5 तारीख को जब आप पे कर रहे हो तो अप्रैल के 5 को भी पे किया होगा 12,000, तो अंत में आउटस्टैंडिंग कितना बन जाएगा, 5,88,000, 5,88,000। 12,000 और लेस कर दें तो 576 हो जाना चाहिए, 576 हो जाना चाहिए, 576। एंड अकॉर्डिंगली आप इसी तरीके से रिड्यूस करते चले जाएंगे मार्च तक। और इसके बाद क्या करना है, पूरे अमाउंट को ऐड कर लेना है, यानी अप्रैल से मार्च तक जो भी आउटस्टैंडिंग है सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए बेनिफिट्स परसेंटेज से। जैसे कि हाउसिंग लोन 6% के हिसाब से दिया है, SBI का रेट भी दिया होगा, इसमें 10% है, और एम्प्लॉयर ने 6% के रेट से दिया है, तो बेनिफिट कितना हो गया, 4%। ऐसा हो सकता है कि बेनिफिट 0 हो, मान लीजिए मैं कहता हूं 11% से दिया एम्प्लॉयर ने, तो यहां पर गुड्स की वैल्यू 0 आ जानी है, फिर कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। यहां लिखा हुआ है 6% के हिसाब से दिया है ना। ऐसा भी हो सकता है कि फ्री में दिया है और SBI रेट 10% है, तो बेनिफिट कितना हो गया सर, 10% हो गया। तो बेनिफिट आपको निकालना है, बेनिफिट जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है 4%, तो 4% आपने गुना कर दिया, ये 4% है। चूंकि आपने हर महीने का आउटस्टैंडिंग का एग्रीगेशन लिया है, इसका मतलब हुआ कि आप एक महीने के लिए वर्कआउट करते हो और ये 1/12 हो जाता है। मतलब एक महीने निकालते तो पूरे साल की हो, लेकिन पूरे साल का अलग अलग आपने जोड़ा है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन 1 मंथ पे आती है, और ये आंसर आपका परक्विजिट्स बन जाएगा। आप ऐसा ही करके देखिएगा, आंसर टैली करेगा। मैं ये देखिए पहला आंसर है यहाँ पर दिया हुआ, दूसरा आंसर दिया हुआ है। दूसरे आंसर में ये नोट आप जरूर काट दीजिएगा, ये बिल्कुल बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और फिर तीसरा आंसर है, चौथा आंसर है, चौथे आंसर में CBDT के सर्कुलर का रेफरेंस भी है, पांचवा आंसर है। छठे आंसर में देखिए यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है, मैंने महीना ले लिया, महीने का आउटस्टैंडिंग ले लिया, टोटल ले लिया, 4% ले लिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ठीक से लिखा नहीं गया है, मल्टीप्लाई 1/12 है। आप जब करोगे तो समझ आएगा, ये अमाउंट टैली हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन टैक्सेबल परक्विजिट्स। पहला, मिस साधना रिसीव रिस्ट वॉच। फिर से वही बात आ गई, वही झगड़ा आ गया कि 3,000 रुपए का रिस्ट वॉच है। इस बार यहाँ झगड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि 3,000 का रिस्ट वॉच है, वैल्यू क्या हो गई, 0। चाहे आप लॉ के हिसाब से चलें या CBDT के सर्कुलर से, वैल्यू 0। लेकिन अगेन इनको गोल्ड चेन मिल गया 12,000 का, तो टोटल गिफ्ट पूरे साल में तो हम मान लेंगे 15,000 मिला। अब यहां पर 2 आंसर आ जाएगा, एक एज पर लॉ 15,000 टैक्सेबल, एज पर CBDT सर्कुलर 5,000 छोड़कर जो बचा 10,000 टैक्सेबल, ठीक है। दोनों विचार लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप एक ही लिखना चाहते हैं या आपके पास ऑप्शन में एक ही आ रहा है
जैसे एमसीक्यू आ गया, एक ही ऑप्शन में आ गया, तब आप सीबीडीटी के सर्कुलर के हिसाब से आप चले, वो आंसर जेन्युइन होगा। अब सीबीडीटी वाला है ही नहीं अगर, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो एज पर लॉ लेना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि सीबीडीटी सर्कुलर से ज्यादा सही होना चाहिए। अच्छा, अगर कैश गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, ध्यान दीजिएगा, वहां कोई 5,000 का लेना देना नहीं है। ये जो 5,000 की छूट का झगड़ा चल रहा है, ये है वाउचर मिल गया या सामान मिल गया। लेकिन अगर नगद मिला है, नगद कैश बैंक जो भी है, वो तो सैलरी का पार्ट ही माना जाता है, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अनिरुद्ध वर्किंग, एक फर्म में वर्किंग करते हैं और उसका एम्प्लॉयर 80,000 रुपये का गिफ्ट दे रहा है उनकी पत्नी को। तो देखिए 80,000 का फिर आ गया, तो 5,000 छोड़कर 75,000 रुपये टैक्सेबल, दो विचार ले लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 64, कंप्यूटर कार्ड, टीवी और सोफा सेट ये मिला है, बेचा गया है। चलिए आते हैं, ये वाला परक्विजिट्स अभी तक नहीं किया था, बेचा है। अगर हम बेचते हैं, एम्प्लॉयर अगर कोई मूवेबल एसेट सोल्ड करता है एम्प्लॉय को, तो कैसे परक्विजिट्स की वैल्यू निकालते हैं? सबसे पहले हम पता लगाते हैं जो एसेट्स बिका है उसकी WDV क्या है। एक बार WDV निकल गया तो परक्विजिट्स की वैल्यू आ जाएगी। WDV मान लेते हैं 6,000 आ रहा है, और कितने में बेचा है एम्प्लॉयर ने, सेल वैल्यू कितनी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने में बेचा है, 10,000 में बेचा है। तो भाई बात साफ है, 6,000 का माल 10,000 में बेचा है, परक्विजिट्स की वैल्यू 0, परक्विजिट्स का आएगा। ठीक है, तो निगेटिव नहीं जाता, परक्विजिट्स की वैल्यू 0 कर देते हैं। और मान लीजिए कि सर ये 10,000 में नहीं 1,000 में बेचा होता, तो 5,000 परक्विजिट्स की वैल्यू हो जाती। ठीक है जी। तो अब हम कैसे WDV निकालें, उस पर सर बताइए हमें थोड़ा। WDV के लिए हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन का रेट और डेप्रिसिएशन का मेथड और डेप्रिसिएशन के वर्ष। तो देखिए कार में तो 20% चलता है, कंप्यूटर पे 50% चलता है, कार WDV मेथड चलता है, कंप्यूटर WDV मेथड चलता है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड चलता है। बाकी सभी एसेट्स पर 10% का रेट चलता है। ठीक है, अब कितने वर्ष का करना है, इसका तरीका है पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करिए और कंप्लीटेड ईयर लेना है। पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कीजिए, कंप्लीटेड लेना है। जैसे कंप्यूटर 1 जुलाई को खरीदा गया था 2017 को, तो 1 जुलाई 17 से 1 जुलाई 20, 3 साल हो गए, और उसके बाद 1.5 महीने लगभग। तो हमें यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर 3 साल का डेप्शन निकालना है। कंप्यूटर पर 50% का रेट है, 2 लाख में खरीदा था, पहले साल का डेप्शन माइनस कीजिए, दूसरे साल का डेप्शन माइनस कीजिए, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, तो 25,000 रुपये WDV बचा। 25,000 WDV है, 20,000 में बेचा है, तो आंसर आ गया पहले का 5,000 रुपये वैल्यू परक्विजिट्स का। कार पे आते हैं, कार का 20% है, कब खरीदा है, 1 अप्रैल 18 को, बेचा कब है, 1 अप्रैल 2021। ना 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 ना, 1 अप्रैल तो हुआ ही नहीं, यानी कि ये तो 3 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल कुछ महीने पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, तो सिर्फ 2 साल का डेप्शन निकलेगा। 2 साल का डेप्शन कितना आएगा, 3 लाख का 20%, 60,000 पहले साल का माइनस करके WDV आ गया, फिर 20% दूसरे साल, 1,92,000, 192 WDV आ रहा है, कितने में बेचा है, 50,000 में, 192 आ रहा है, 50,000 में बेचा है, तो 142 ये हमारी वैल्यू परक्विजिट्स की आ गई। टेलीविजन 2015 में 2020 में पूरा का पूरा देखिए, ठीक से यहाँ चेक करिए, यहाँ ठीक से चेक करेंगे तो ये पूरे के पूरे 5 साल हो रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, और 10% का डेप्शन है SLM। इस बार हम WDV से नहीं चल रहे, SLM से चल रहे हैं, तो सीधा 50% ले लीजिए, 5 साल का 10% के हिसाब से 50%, तो 25,000 WDV आ गई। 2000 में बेचा है तो 23,000 रुपये परक्विजिट्स की वैल्यू हो गई। अगला 2005 से 2020, ये तो बहुत लंबा सफर है सर, ये तो 15 साल है, और 10% का तो 150% आ गया, तब तो WDV 0 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा 0। और सिंस WDV 0 है तो 5,000 भी महंगा पड़ा, वैल्यू परक्विजिट्स की 0। ये था हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम 65 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये आंसर यहां पर मेंशन है। ठीक है, 65 नंबर,
65 ऐसा परक्विजिट्स भी हमने नहीं किया है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ईसॉप के शेयर्स अलॉट करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर, तो परक्विजिट्स की वैल्यू बहुत आसान है। हमें लेना है फेयर मार्केट वैल्यू और माइनस करना है जितने में इशू किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ शेयर। ये परक्विजिट्स की वैल्यू आ गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप ये मार्केट वैल्यू उठाएंगे ये किस दिन की लेंगे? जवाब है मार्केट वैल्यू हम उस दिन की लेते हैं जब एम्प्लॉई ने ईसॉप के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। ये शब्द ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सरसाइज किया। क्योंकि एग्जाम में क्या करेंगे, ये वैसे इसमें तो सिंपल एक ही एक ही मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम क्या करता है, कभी कभी आपको कई मार्केट वैल्यू दे देगा। जैसे ईसॉप एम्प्लॉयर ने अनाउंस किया, फिर एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, फिर एम्प्लॉय को अलॉट हुआ, फिर एम्प्लॉय के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, कई डेट्स आ गए। आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? सिर्फ कि एम्प्लॉय ने किस दिन ईसॉप के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। स्वीट इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं इसको। 1000 शेयर हैं, 200 रुपए में 300 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो सिंपल क्या हो गया जी, 100 रुपए गुने में 1000, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया, तो आ गया 1 लाख परक्विजिट्स की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कैपिटल गेन चैप्टर से आ गया। ये ऐसी परिस्थिति में जब ईसॉप के शेयर्स आपने एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दिए, तो भविष्य में जब एम्प्लॉय बेचेगा उस शेयर को, तो कैपिटल गेन आएगा। उस वक्त एम्प्लॉय के हाथ में हम कैपिटल गेन निकालते समय इस शेयर से की कॉस्ट क्या लेंगे? आंसर इसका होता है 49(2) सेक्शन में, कैपिटल गेन चैप्टर में, और इसका उत्तर होता है फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने उस वक्त परक्विजिट्स में यूज किया था, वही कॉस्ट बन जाती है। कितने रुपए हो गई? 300 रुपए। तो ये कॉस्ट बन जाएगी पर शेयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेम इसी परक्विजिट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। एक्स ने, अब इसमें देखिए बड़े सारे डेट्स दिए हुए हैं, 2015, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 16, 20। हमें क्या ढूंढना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज कब किया। डिटेलिंग में है कि इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी, यानी कि बुद्धिमान है एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉयर चाहता है कि वो हमारे पास बंध के रहे, इसलिए हमने उसे ईसॉप के शेयर्स दिए। प्री डिटरमाइंड रेट 50 रुपए में, तो इशूड प्राइस तो हमें मिल गया 50 रुपए। 2016 में ऑप्शन खुला था, एक्सरसाइज 16 से 21 तक कर सकते थे। ये रहा एक्सरसाइज का डेट। इस डेट पे मार्केट वैल्यू है 440, 50 रुपए इशूड प्राइस। शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर्स मात्र गुने में 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डन है सर। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम परक्विजिट्स और ये पूरा डिडक्शंस भी कंप्लीट ही कर देंगे। एक तरह से हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। मेरा प्रयास होगा कि हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लेकर आएँ, लेकिन अगर मैं नहीं ला पाया तो आपकी तैयारी हमने यहाँ तक में पूरी करा दी। फिर भी मैं फुल फ्लेज्ड वाले क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। फुल फ्लेज्ड मतलब इन सब का मिक्सचर, जो अभी तक जब आपने सब कुछ कर लिया, सारे कंसेप्ट कर लिए, तो इनका मिक्सचर। एग्जाम में क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड भी आते हैं और अब तक जो आज तक जो आपने किया उसका पार्ट भी आता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बीच में कर दूं, शुरू में ही कर देना चाहिए था। वैसे टेक्निकली तो ये 9th लेक्चर है, 9th लेक्चर आपको शो हो रहा है, लेकिन ये 9th नहीं है, ये 10th है। रीजन बता देता हूँ। एक लेक्चर मैंने बीच में सैलरी का उसमें वो इस सीरीज से अलग करके दिया है, क्योंकि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल के बच्चे तो नहीं पढ़ के जाते सैलरी, लेकिन वो सबके लिए इंपॉर्टेंट था, और वो था अमेंडमेंट, परक्विजिट से रिलेटेड अमेंडमेंट। तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपको दिख ही जाएगा, बड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन 17(2)(7) और 7A, तो ज़रूर से करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा समय नहीं कंज्यूम होगा, तो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाई कंपनी 15,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ रिकवर्ड
किया जा रहा है एम्प्लॉय से। फर्नीचर दिया गया 3000 पर मंथ का, नो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। कार फैसिलिटी दी गई है पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। कार सेंट्रो है यानी छोटी कार है, और रनिंग मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है बट, और ड्राइवर भी दिया जा रहा है, और 10,000 का वाउचर है। आपको परक्विजिट्स की वैल्यू निकालनी है। परक्विजिट्स के लिए सैलरी अज्यूम करके दे दिया 10 लाख। आरएफए, देखिए आरएफए में पहले तो अनफर्निश्ड आप निकालोगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि यहां देखिए उन्होंने 1 और 2, 3, 4 4 पॉइंट्स जरूर दिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि 4 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। क्यों सर? भाई देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट है। फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन यही तो है, अलग से फर्नीचर आप क्यों ऐड करोगे, वो तो उसका पार्ट है। ठीक है, तो पहले अनफर्निश्ड आरएफए निकालिए। अनफर्निश्ड आरएफए कैसे निकालोगे आप? अगर एम्प्लॉयर का मकान है तो 7.5%, 10%, 15%। अगर एम्प्लॉयर का नहीं है, किराया पर लिया है, तो 15% और किराया विच एवर इज लोअर। तो यहां पर देखिए किराया क्या है, 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 रुपये पर मंथ किराया है, तो 2,25,000 तो ये किराया हो गया जी। और सैलरी का 15% हो गया 1.5 लाख रुपए। क्यों? सैलरी 10 लाख है तो उसका 15% 1.5 लाख रुपए। लोअर कितना हो गया? 1,50,000। अब फर्नीचर इसमें जोड़ दीजिए। 3,000 रुपये पर मंथ फर्नीचर है, तो कितना हो गया? 36,000। 36,000 रुपये और जोड़ दीजिए, तो ये रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई 1,86। अब इसमें से रिकवरी कितनी की जा रही है? रिकवरी की जा रही है 60,000 रुपये। 5,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया सर? 60,000 रुपये। तो 60,000 की रिकवरी माइनस कीजिए, 186 माइनस 60,000, 1,26,000। ये परक्विजिट्स की वैल्यू आ गई। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गया। थर्ड में कार है, कार का 6, 12, 9 ले लीजिए। 6, 12 और 9, 2700 गुने में 12, 32,400। गिफ्ट वाउचर 10,000 ले लो या 5,000 ले लो, मतलब आप समझ ही गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 10 भी ऑप्शन में आ सकता है, 5 भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। अगला एलटीसी है। एलटीसी में वैसे एग्जाम में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोरोना काल में के वजह से, रिस्ट्रिक्शंस के वजह से कोई यात्री एम्प्लॉय यात्रा नहीं कर पाया, तो इन दैट केस भी एलटीसी एग्जम्प्ट रहेगा। ये थोड़ा याद रखिएगा। है तो ये अगले साल के पार्ट, अगले साल का अमेंडमेंट, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि कोरोना काल के वजह से अगर कोई नहीं जा पाया एम्प्लॉय, रिस्ट्रिक्शंस के वजह से एलटीसी यूज नहीं कर पाया, तो भी वो एलटीसी एग्जम्प्ट ही रहेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें 2 बच्चों तक की एग्जाम्शन हम देते हैं, आप जानते हो, और ट्विंस के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। भाई पति पत्नी 2 बच्चों की एग्जाम्शन है, तो 2 बच्चे से तीसरा बच्चा हो गया तो उसका यात्रा टैक्सेबल है। और एलटीसी में आपको रिवाइज करा दूं कि सिर्फ यात्रा एग्जम्प्ट होता है, यात्रा के खर्चे एग्जम्प्ट होते हैं, वो भी अगर आप बाय एयर गए तो इकोनॉमी क्लास, और बाय ट्रेन में सारे क्लासेस एग्जम्प्ट रहेंगे, और बाय बस या बाय रोड गएंगे तो वो सारा एग्जम्प्ट रहेगा। आने जाने का खर्चा, वहाँ रहना खाना पीना वो टैक्सेबल रहता है अगर वो भी आपने खर्च किया तो। एलटीसी में एग्जम्पशन का मतलब है जो एक्चुअल अमाउंट आप स्पेंड करते हैं वही एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हॉलीडे पर गए हैं साहब, और 5 साल का एक बेटा है और बेटी है 2 साल की, ट्विंस। तो देखिए बेटा तो ये हो गया और बेटी हो गई ट्विंस, 3 बच्चे हो गए। अब प्रश्न ये है कि ये जो 3 बच्चे हैं ये इंटेंशनली तो है नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। सेकंड बर्थ पर यानी सेकंड ओकेजन पर, सेकंड डिलीवरी पर, जब दूसरी डिलीवरी हुई तो ये 2 बच्चे पैदा हुए, तो गवर्नमेंट कहती है ये इंटेंशनली तो है नहीं, तो इसमें तीनों बच्चों की यात्रा एग्जम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर यहां पर ये लड़की अगर मान लेते हैं बड़ी होती और लड़का अगर छोटा होता, ये पहले ओकेजन पर होता और लड़का छोटा होता, इन दैट केस जब एक पहले बर्थ पर, पहले ओकेजन पर 2 बच्चे हुए, तब अगर फिर बच्चा हो रहा है तो वो तीसरा बच्चा इंटेंशनली हो गया और वहां एग्जम्पशन इसकी नहीं दी जाती है। फिलहाल इस वाले में तो आप पूरा एग्जम्पशन दे दोगे,
टिकट का खर्चा है 60,000, 45,000 एडल्ट का और 15,000 तीनों बच्चों का। तो ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर बिटिया 5 साल की और बेटा 3 साल का होता, वो ट्विंस, सेम जो मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे में एक बच्चे का जो यात्रा का खर्चा है 15,000 खर्चा है ना, 3 बच्चे का, तो एक का 5,000, वो टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा और एग्जम्पशन सिर्फ 55,000 की रहेगी। डन। मेडिकल फैसिलिटी में आपको मैं याद दिला देता हूं कि मेडिकल फैसिलिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है या सीआईटी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज होने पर एग्जम्पशन रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, घर पर इलाज होने पर टैक्सेबल होगा। जो एग्जम्पशन रहेगी मैंने कहा, वो एग्जम्पशन भी एम्प्लॉय और उनके फैमिली के लिए रहेगी और फैमिली की परिभाषा आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। फैमिली की परिभाषा में स्पाउस है, चिल्ड्रन है। स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे। स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे, लेकिन पिता माता भाई बहन डिपेंडेंट होंगे तभी फैमिली का पार्ट माना जाएगा और एग्जम्पशन रहेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं रहेगी। तो दो बातें अलग अलग एक साथ मिक्स करके समझना है। गवर्नमेंट, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फुल्ली टैक्सेबल है, एग्जम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट में और सीआईटी अप्रूव्ड में है, ठीक। और वहां भी एग्जम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय और उसके फैमिली के लिए है, जो फैमिली हमने डिफाइन की, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोथ, पिता माता भाई बहन डिपेंडेंट। तो देखते हैं पहला, ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, मिस्टर जी एम्प्लॉय का नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा ऊपर से लेते हैं, मेडिकल प्रीमियम। देखिए ये बात अलग है, इसको एग्जम्प्ट कर दीजिए, मैं समझा देता हूं। इसका मतलब ये कोई मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट नहीं है, ये अलग से आ गया। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है और मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहता है। हेल्थ और लाइफ दोनों को मैं अभी के अभी डिस्कस कर देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कराया है तो वो टैक्सेबल माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर ने कराया है तो वो एग्जम्प्ट रहता है, ठीक है। तो ये तो अलग से एग्जम्प्ट हो गया। अगला देखिए, एम्प्लॉय का इलाज हुआ है प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो मैं लॉजिक देता चलूंगा क्यों टैक्सेबल है। ये टी है, टैक्सेबल है। इसके बाद उनकी पत्नी फैमिली की परिभाषा में आएंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है तो एग्जम्प्ट रहेगा। दादाजी वैसे भी फैमिली की परिभाषा में नहीं है और वो भी प्राइवेट नर्सिंग होम में हुआ है, टैक्सेबल रहेगा। अगर ये गवर्नमेंट में भी होता तो भी टैक्सेबल होता, क्योंकि दादाजी फैमिली की परिभाषा में नहीं है। माताजी इनकी डिपेंडेंट हैं, फैमिली की परिभाषा में आ गई, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर ने किया है, टैक्सेबल रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो एग्जम्पशन थी, या सीआईटी अप्रूव्ड हॉस्पिटल। बहन है, डिपेंडेंट है, लेकिन नर्सिंग होम में हुआ है इसलिए टैक्सेबल है। भाई है, इंडिपेंडेंट है, अब चाहे ये कहीं भी हुआ हो, चूंकि ये फैमिली की परिभाषा में नहीं है इसलिए टैक्सेबल है। पिताजी डिपेंडेंट है, फैमिली की परिभाषा में हुआ है, अब्रॉड में हुआ है, तो अब्रॉड में जो खर्चा होता है, अब्रॉड में जो खर्चा होता है, स्टे का खर्चा और ट्रीटमेंट का खर्चा, ये आरबीआई से परमिटेड एग्जम्प्ट रहता है, यानी कि ये एग्जम्प्ट हो जाएगा जो आरबीआई ने परमिट किया है और 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा आंसर के साथ, हमने डिस्कस कर लिया है, आंसर भी वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, सिर्फ हम डिडक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके आगे का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर से समझिएगा, कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ डिडक्शन से रिलेटेड है। डिडक्शन 80C to 80U नहीं, डिडक्शन 16 का। 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 16(2) इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, चाहे एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर, टोटल पेड अमाउंट की डिडक्शन दी जाती है। आइए 71, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ नहीं, तो पूरा 40,000 ही बेसिक है। डीए 15,000 फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन 10,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 और मेडिकल रिइंबर्समेंट 25,000, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल प्राइवेट ही मानना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने 1,000 रुपये पे किया है, दैट बिकम पार्ट ऑफ परक्विजिट्स,
तो अगर हम ग्रॉस सैलरी देखें तो कितना बन गया जी, 40,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000। तो ये सैलरी हो गई ग्रॉस 95,000। 1,000 क्या है, मैं फिर से बोल देता हूं, एम्प्लॉयर जो प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करेगा वो परक्विजिट्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन डिडक्शंस के समय हमें ये देखना है कि टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितना पे हुआ। तो डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा 50,000 का, और टोटल प्रोफेशनल टैक्स पे कितना हुआ 2,000। इसे हम बोलेंगे 16/3 का डिडक्शन, माइनस 50,000 माइनस 2,000, तो 43 कितना आ गया, फिर से देख लें, 40,000 प्लस 95,000, तो हमारा जी ग्रॉस सैलरी आ गया ना 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का तो डिडक्शन ही नहीं दिया, देखिए रह गया ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जी हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन दीजिए ना। ये तो 16/1 हो गया ना, और ये 16/3 हो गया, तो 16/2 का भी तो देंगे डिडक्शन। 4,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 40,000 का 20% 8,000, 4,000 और 5,000 लोअर, तो 4,000 रुपये और डिडक्शन दे देंगे। अब जरा देखें टैली हो रहा है 39,000 टैली। देखिए इसके आगे जो है ना, जहां भी 10,000 का फर्क समझें तो वो समझें कि ये मिसिंग है, मिसप्रिंट समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ठीक नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40,000 हुआ करता था, पहले मतलब लास्ट टू ऐसे करके, तो अब तो 50 ही चल रहा है, तो 50 इसलिए इसमें कहीं करेक्शन, 10,000 से फर्क आए तो करेक्शन है। वैसे तो मैं सारा करा ही रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि 10,000 का फर्क आए तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से रहेगा। बेसिक सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 हो गया सर। कमीशन है 2,000 रुपये पूरे के पूरे फिक्स। डीए है 12,000 रुपये। सर डीए के बारे में फिर कुछ नहीं दिया, आप फॉर्मिंग मान कर करिए, नॉट फॉर्मिंग मान कर करिए, एक ही बात है। मैंने यहाँ फॉर्मिंग माना है, अज्यूम डीए 1,000 हो गया, एंटरटेनमेंट 24,000 हो गया। अच्छा, 20,000 प्रोविडेंट फंड में एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी सेम कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी है, एक्स गवर्नमेंट नहीं है, रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, ट्विस्ट है, एक तो प्रोविडेंट फंड का भी गेम है और एक डिडक्शन का भी गेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। तो मान लेते हैं कि हम प्रोविडेंट फंड के लिए एक जगह खाली छोड़ते हैं और हमारा ये 3 कॉलम बन जाएगा क्वेश्चन का, है ना। पहले केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो प्रोविडेंट फंड तो कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला केस सॉल्व करके देखें, 1,20,000, 2,000 और 12,000 और 24,000, तो ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी आ गई, 1,58। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 का डिडक्शन, 5,000 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, और कुछ है नहीं, तो हमारा टैक्सेबल पार्ट हो गया 1,03,000। 1,03,000 आंसर टैली। यहाँ आंसर आएगा 1,12,160 और ये आना चाहिए 1,08,000। चलिए नेक्स्ट, अगर आरपीएफ होता तो आरपीएफ में आप क्या करोगे, सैलरी और डीए, मैंने फॉर्मिंग मान लिया था ना, सैलरी और डीए का 12%, 1,20,000 प्लस 12,000, इसका 12%, 15,840 रुपए की छूट है। इसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर 20,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर 20,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 20,000 माइनस 15,800 जो भी था माइनस कर दिया, तो यहाँ टैक्सेबल आ जाएगा 4,160। इसका मतलब कि ग्रॉस सैलरी में ये एक्सेस अमाउंट आ जाएगा 162,160। 50,000 रुपये की छूट हो जाएगी, 50,000 रुपये की छूट हो जाएगी, और कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बताइए क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बताइए। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे में आपका आंसर 1,12,160 टैली हो गया। सर
नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में प्रोविडेंट फंड फिर से नॉट टैक्सेबल रहेगा, तो ग्रॉस सैलरी 158 रह जाएगा और 50,000 की छूट दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,08,000 आंसर आ जाएगा। सर अनरिकॉग्नाइज में तो कम टैक्सेबल हो रहा है, अन्याय है। नहीं बेटा, अनरिकॉग्नाइज जब पैसा रिकवर होगा, जब विड्रॉ होगा, तब तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो उस समय सारा हिसाब चुका दिया जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, बेसिक सैलरी 8,000 रुपये, डीए 2,000 रुपये पर मंथ। बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तो कितना आ गया, 96,000, डीए 24,000, परक्विजिट्स टैक्सेबल बता रहे हैं 35,000, एंटरटेनमेंट 4,000, पर मंथ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 48,000। अब कह रहे हैं एंटरटेनमेंट में से ना 20,000 रुपये उन्होंने खर्च किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटरटेनमेंट तो टैक्सेबल है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। ग्रॉस सैलरी इतनी में आ जानी चाहिए, 96,000 प्लस 24,000 प्लस 35,000 प्लस 48,000, 2,03,000। 2,03,000। पहला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 50,000 रुपये की छूट और एंटरटेनमेंट तो इतना ज़्यादा है कि मुझे देख के ही लग रहा है 5,000 रुपये मिलेंगे। भाई 96,000 का 20% लोगे तो कितना आएगा, बहुत आएगा, तो 5,000 की छूट मिलेगी, तो 2,03,000 माइनस 55,000, 1,48,000 आंसर टैली। और यहाँ आंसर आना चाहिए 1,53। देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब तो 2,03,000 ये रह जाएगा और 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन बस माइनस होगा। ठीक है, आंसर टैली हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेसिक सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 60,000 रुपये। यहां से फुल फ्लेज्ड शुरू है। चलिए 60,000 रुपये, डीए 24,000 रुपये, एंटरटेनमेंट 3,600 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, ये तो खुद ही आप पे कर रहे हो, इसका तो आपको 16(3) में डिडक्शन मिल जाएगा और कुछ टैक्सेबल तो होगा नहीं। लाइफ इंश्योरेंस मैंने कहा था मेडिकल एग्जम्प्ट रहता है इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है, तो ये 3,600 टैक्सेबल हो गया। इसके बाद इनकम टैक्स एम्प्लॉई ने पे किया है, गौर कीजिएगा, तो इसका कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना कोई डिडक्शन ना कोई एडिशन, एम्प्लॉई ने पे किया है। इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयर अगर यहाँ पे करता सर, फिर क्या होता, फिर वो परक्विजिट्स का पार्ट बन जाता। एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर विल बिकम परक्विजिट्स। तो फिलहाल तो इसका कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने पे किया प्रोफेशनल टैक्स, तो ये परक्विजिट्स भी बनेगा और डिडक्शन भी 16(3) में दी जाएगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई देख लीजिए जरा, 60,000 प्लस 24,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस तो 92,800 माइनस 50,000 और माइनस ये दोनों ऐड कर दीजिए, है ना, तो 2,200 रुपये माइनस होगा, माइनस 50,000 माइनस 2,200, 40,600। फिर से क्या मानेंगे हम, ये वही 10,000 का फर्क है। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, और वैसे तो आपने बहुत सारे खुद से भी प्रैक्टिस किए होंगे, समय रहा तो ज़रूर हम मिलेंगे, तो वैसे भी करे होंगे आपने क्वेश्चंस। और जहाँ भी टैली ना हो वो 10,000 का फ़र्क हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और तैयार कर दूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।